Hello and welcome you all. Today we are going to study The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. In this part, we are going to read this lesson with explanation. We already have discussed about its author, summary and question answers, and now we are going to read this lesson with explanation. जैसा कि आप जानते हो, ये पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस स्टोरी में जो राइटर खुशवंत सिंह हैं वो अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताए हुए उस ब्यूटीफुल मोमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो किसी के लिए भी एक आदर्श हो सकता है और किसी को भी थ्रिल कर सकता है, किसी को भी अपने दादी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने के लिए मजबूर कर सकता है. So let us start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर हर किसी की जैसी ग्रैंड मदर होती हैं एक ओल्ड लेडी, वैसा ही मेरी ग्रैंड मदर भी थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और ये कहते हैं राइटर, अब वो 20 ईयर्स के हो गए हैं, एंड फॉर लास्ट 20 ईयर्स वो अपने ग्रैंड मदर को उतना ही बूढ़ा एंड रिंकल्ड देख रहे होते हैं, जो बॉडी पे झुर्री चली आती है ड्यू टू ओल्ड एज, तो वैसा ही फॉर लास्ट 20 ईयर्स वो देख रहे होते हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये राइटर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये बिलीव करना जब लोग बताते हैं कि वो कभी वो यंग और प्रेटी हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे. है ये बिलीव करना राइटर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फॉर लास्ट 20 ईयर्स वो शी हैज़ बीन वाचिंग हर ग्रैंड मदर इन द सेम extremely old and wrinkled condition. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. ड्राइंग रूम के दीवार पे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है. He wore a big turban and loose fitting clothes. बड़ा सा पगड़ी टर्बन सिर में बांधे हुए हैं और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हैं. His long white beard covered the base part of his chest. और उनकी जो लंबी और वाइट बियर्ड है, दाढ़ी है, वो उतनी लंबी है कि बेस पार्ट ऑफ चेस्ट को वो टच कर रही होती है. His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो 100 ईयर्स के होंगे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. और उनको देख के वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो कभी यंग हुआ होंगे और उनकी कोई वाइफ भी होंगी या फिर चिल्ड्रन भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो बिल्कुल भी ऐसा लगते हैं जैसे उनके बच्चे हो नहीं सकते, वो ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं उनके. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolt. और उसी तरह से वो ग्रैंड मदर की बात करता है, और जब भी उसे ये बताया जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर कभी यंग एंड प्रेटी हुआ करती थी, तो ये द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वो बिल्कुल भी रिवोल्टिंग है, वो बिल्कुल भी इसको बिलीव नहीं कर पाता.
क्यों? क्योंकि फॉर लास्ट 20 ईयर्स ही वॉज वॉचिंग हर इन सेम ओल्ड कंडीशन. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. और अपनी बचपन की यादों को वो शेयर करती हैं. वो कहती हैं कौन कौन सा गेम वो खेलती थी जब वो छोटी बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. और जब वो बताती थी अपनी ज़माने की बात को, अपने ज़माने के गेम्स को, तो वो बिल्कुल भी उसे आउट ऑफ एज लगता है. दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड. उसे अनडिग्निफाइड भी लगता है, बकवास भी लगता है, और उसको लगता है कि ये बिल्कुल भी इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस. हम फेयरी टेल की तरह उसको लग रहा होता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इस धरती की कहानी हो ही नहीं सकती है. अजूबा सा लगता है उसे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. और फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उनका? शॉर्ट है, फैट है और थोड़ी सी झुकी हुई है. हर फेस वॉज ए क्रीज क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. पूरे चेहरे पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो बूढ़ी हो चुकी हैं, तो चेहरे पे बिल्कुल भी रिंकल्स भर आया है. नो वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. और उन्हें लगता है कि दादी को जैसे हम देख रहे होते हैं, बस दादी वैसे ही बनी होती हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. इतनी ज़्यादा ओल्ड. दादी का मतलब ही शायद उसे ये लगता है कि वो उतने ही ओल्ड बनी ही होती हैं, कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो हो नहीं सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और फॉर लास्ट 20 ईयर्स वो उसी एज में दिख रही होती हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी. और ये राइटर कहता है कि हमने उन्हें प्रेटी तो देखा ही नहीं, एज ए यंग गर्ल, गॉर्जियस, चार्मिंग, तो हमने देखा नहीं कभी उनको. तो लेकिन बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल रही हैं. हमेशा से उनकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो खूबसूरत होती है. क्यों होती है? क्योंकि इट कैरीज, इट कंटेन्स ऑल द लव, अफेक्शन, केयर एंड काइंडनेस. एंड दैट्स वाई शी इज़ ब्यूटीफुल all the time. She hovered about the house in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. एक हाथ कमर पे लिए रहती हैं ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे चलने में, और दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोसरी, वो माला लेके, और पूरे घर में प्रेयर करती हुई दिखती हैं, बुदबुदाती रहती हैं राम 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 राम, जैसे प्रेयर रिसाइट होता है, और दिन भर पूरे घर में घूमती रहती हैं. हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पॉकेट फेस. सिल्वर लॉक्स मतलब उनके जो बाल हैं वो भी वाइट हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीमली ओल्ड हो गई हैं, तो वो सिल्वर लॉक्स हैं, वो बांधी रहती हैं, तो सिल्वर लॉक्स कहते हैं. स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर पेल पैकेट फेस. और उनके चेहरे पे गिरा हुआ रहता है. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उनके जो मूव्स हैं वो हमेशा कुछ बुदबुदाती रहती हैं, प्रेयर कर रही होती हैं. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. वो सही में खूबसूरत है. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. क्योंकि अब वो एक्सट्रीमली ओल्ड हो चली हैं, अब उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड चेहरा है उनका. रिलीजियस लेडी हैं, हमेशा
भगवान की प्रार्थना करती रहती हैं, तो उनके चेहरे पे भी एक कामनेस, एक शांति दिखती है। और वो चूँकि स्पॉटलेस साड़ी में होती हैं, बाल भी उनके काफ़ी सफ़ेद होते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है जैसे एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। और ये जो राइटर और उनकी ग्रैंड माँ, वो दे वेयर द बेस्ट फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together। उनके पेरेंट्स शहर में रह रहे होते हैं और राइटर को अपनी ग्रैंड माँ के साथ गांव में छोड़ रखा है। तो राइटर अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रह रहा होता है गांव में। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सुबह में जैसे सबकी माँ करती हैं, उस तरह से उनको सुबह में जगाती है, उनको स्कूल के लिए तैयार करती हैं। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और हर काम करते हुए उनका स्कूल ड्रेस भी पहना रही होती हैं, नहा रही होती हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही होती हैं, तब भी वो कुछ प्रेयर्स बुदबुदा रही होती हैं और ये सोच के कि इससे बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और बच्चा इसे बिल्कुल रट जाएगा, सीख सकता है। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन वो राइटर काफ़ी रिस्पेक्ट करता है अपने ग्रैंड मदर का, तो उन्हें बुरा न लगे इसलिए वो सुन लेता है। वैसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राइटर्स की। देन शी वुड फेच माई वुडन slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और फिर उनको सुबह में जगा के, उनको नहा के, फ्रेश करा के, उनको नाश्ता करा के और स्कूल के लिए तैयार करती हैं। उनका स्कूल का जो भी सामान है, स्लेट वगैरह, उसको साफ़ करके उनको प्लास्टर कर देती हैं येलो चॉक से। फिर वो दवात, टाइनी अर्थन इंक पॉट, मिट्टी का दवात ये कह रहा है, उनको देते हैं। रेड पेन देती हैं और सबको एक साथ बंडल बना के उनके हाथों में थमा देती हैं। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school। और नाश्ते में वो क्या देती हैं उनको? ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, मोटा है, और स्टील चपाती, जो रात का बना हुआ चपाती है, और उस पर वो बटर और शुगर स्प्रेड कर देती हैं और वो खा के स्कूल के लिए चल देता है। She carried several steel chapatis with her for the village dogs। और साथ में वो खुद भी राइटर के साथ उसके स्कूल तक पहुंच जाती हैं और अपने साथ ढेर सारी स्टील चपातीस रखती हैं वो विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। वो उनका स्कूल टेम्पल के साथ अटैच होता है, इसलिए ग्रैंड मदर रोज़ ही उनके साथ वो स्कूल पहुंचाने जाती हैं। द प्रीस्ट टाउट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और उनको पढ़ाई कैसी होती है? अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, मॉर्निंग प्रेयर किया जाता है उनको स्कूल में। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। और बरामदे में दोनों किनारे लाइन में बच्चे बैठ के और एक साथ अल्फ़ाबेट्स याद कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड मदर क्या कर रही होती है? माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और ग्रैंड मदर भी अंदर बैठ के और स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती हैं, भक्ति वाले रिलीजियस बुक पढ़ रही होती हैं। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर
और जब स्कूल ओवर हो जाता है तो साथ में वापस घर आते हैं दोनों। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और दरवाजे पे विलेज डॉग्स उनका इंतज़ार कर रहा होते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और उस इंतज़ार कर रहे उन विलेज डॉग्स में वो चपातीज बांटते चले आते हैं अपने घर तक, और वो डॉग्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए उनको घर तक छोड़ आते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, और जब उनके पेरेंट्स अच्छे से सिटी में शहर में सेटल हो जाते हैं, दे सेंट फॉर अस, और तब इन दोनों को गांव से शहर बुला लिया जाता है। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है उनके दोस्ती में, उनके रिलेशनशिप के बीच। क्या टर्निंग पॉइंट है इसको देखेंगे हम लोग। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। शहर के घर में वो एक ही रूम में रह रहे होते हैं, ग्रैंड मदर एंड राइटर, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है उनके दोस्ती के बीच, क्योंकि अब वो राइटर को स्कूल तक छोड़ने नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो बस से स्कूल जाता है, और उसकी पढ़ाई में भी वो हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करता है जिसमें मैथ और साइंस होता है। तो घर में रहते हुए वो क्या करती हैं, शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज, वो और अब गांव में तो वो डॉग्स को स्टील चपाती खिला रही होती थी, लेकिन शहर में तो डॉग्स मिलते नहीं, तो वो बरामदे में बैठ के स्पैरोज को चपातीस खिलाती हैं रोज़ ही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी उन्हें सुबह में जगा के और स्कूल के लिए तैयार कर देती हैं। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, स्कूल से आने के बाद में वो पता भी करती हैं कि आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, like the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round. This made her unhappy. लेकिन जब राइटर उनको बताते हैं इंग्लिश वर्ड्स बोल के कि आज तो हम साइंस की बात, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस तरह की बातें वो करते हैं, तो वो समझ नहीं पाती हैं, और दिस मेड हर अनहैप्पी, और वो दुखी हो जाती हैं। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि उनको वो हेल्प नहीं कर पाती हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाउट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। क्योंकि स्कूल में गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो इससे वो काफ़ी दुखी भी हो जाती हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वे आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन राइटर अपनी ग्रैंड मदर को ये भी बता देते हैं कि आज तो म्यूजिक लेसन्स बताया गया, म्यूजिक का क्लास हुआ आज। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उस दिन वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक सभ्य लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए। वो म्यूज़िक को थोड़ा अनडिग्निफाइड मानती हैं, अगेंस्ट डिग्निटी मानती हैं। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, वो कहती हैं कि दिस इज़ नॉट मीन्ड फॉर द जेंटल फॉक,
सभ्य लोगों के लिए ये म्यूजिक नहीं होता है, ये तो हार्लॉट्स एंड बेगर्स के लिए, नाचने गाने वाले और बेगर्स के लिए ये होता है। और शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल। वो कुछ बोलती तो नहीं, डांटती तो नहीं, लेकिन वो साइलेंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल भी डिसप्रूव करती हैं इस चीज़ को। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो वो बिल्कुल बातचीत करना भी बंद कर दी थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है राइटर का, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो उसे एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, और तब तो एक जो भी एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion विथ रेजिग्नेशन। इसके पहले तक वो दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन अब वो सेपरेट रहने लगे। लेकिन इस सेपरेशन को भी ग्रैंड मदर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, ये सोच के कि अब वो बड़ा हो गया है और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और उसे सेपरेट रहना चाहिए। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करती थी। एंड ऑल द टाइम शी वॉज इंगेज्ड, kept herself involved with a spinning wheel. More sunshine from sunrise to sunset, सुबह से लेके शाम तक। She sat by her wheel spinning and reciting prayers. बस वो स्पिनिंग व्हील के साथ चरखा चलाती हुई वो समय बिताती थी और साथ में रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो प्रेयर्स भी रिसाइट करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. और सिर्फ दोपहर में कुछ देर के लिए वो खुद को रिलैक्स कर पाती थी, और that was the happiest moment for her. और वो दिन का सबसे खुशनुमा वो समय होता था, क्योंकि वो स्पैरोज को फीड कराती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, बरामदे में बैठ के और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े वो करती थी। Hundreds of little birds collected round her, और उनके आसपास hundreds of sparrows चली आती थी, little birds, creating a veritable bedlam of chirpings, और उनको पूरा घेर लेती थी लोग, और इसी को ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स कहते हैं। क्योंकि सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ कंधों पे बैठ जाती थी, सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको हटाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये दिन का सबसे खूबसूरत वो हाफ एन आवर होता था ग्रैंड माँ के लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और राइटर को लगता था कि अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म करके उसे फॉर 5 years हायर स्टडीज़ के लिए अब्रोड जाना था, विदेश में, तो उसे लगा कि ये बात अगर सुनेगी, पता होगा ग्रैंड मदर को, तो वो काफ़ी अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. लेकिन वो ग्रैंड मदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी, वो काफ़ी समझदार थी और उन्हें लगता था कि ये सब उसके भले के लिए हो रहा है, राइटर्स के भले के लिए हो रहा है, तो इसलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो उनको CF करने रेलवे स्टेशन भी जाती हैं, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, कुछ बात नहीं करती हैं और चेहरे पे कोई इमोशन उनका नहीं होता है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और अभी भी उनके लिप्स, होठ
चल रहे होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और माइंड भी प्रेयर कर रहा होता है। हर फिंगर्स वे आर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और अभी भी हाथ में जो माला लिए हुए हैं वो राम नाम का जप किए चली जाती हैं। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और साइलेंटली धीरे से, हल्के से, चुपके से उनके फोरहेड पे किस करती हैं, एक आशीर्वाद होता है उनके लिए। एंड व्हेन आई लिव्ड आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब उसके माथे पे, राइटर के माथे पे वो एक किस लेती हैं, तो राइटर को लगता है कि शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा उनका उसके साथ, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। और राइटर पूरे 5 साल के लिए बाहर जा रहा होता है, तो उसे लगता है कि परहैप्स इट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पे फिर से उनको वेलकम करने के लिए वो खड़ी दिखाई देती हैं। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखती। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी बात करने के लिए उनके पास वर्ड्स नहीं हैं। एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, वो उसे एक हग करती हैं, अपने बाहों में पकड़ती हैं। आई कुड हियर हर रिसाइडिंग हर प्रेयर्स, और अभी भी वो प्रेयर ही कर रही होती है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज, और अभी भी जब वो इतने दिनों के बाद, 5 साल के बाद ग्रैंडसन राइटर आते हैं उसके घर पे, उस दिन भी वो अपना रूटीन नहीं भूलती हैं, और वो हाफ एन आवर वो स्पैरोज के साथ बिताती हैं, उनको फीड कराते हुए। सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवुलस रिब्यूक्स, और उनको मदर की तरह हल्का सा डांटती भी हैं प्यार के साथ। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम में उनको देख के कुछ चेंज महसूस होता है। सी डिड नॉट प्रे, दिस वॉज परहैप्स द फर्स्ट टाइम वो प्रे नहीं करती हैं। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, क्या करती हैं, आसपास पड़ोस के वीमेन को इकट्ठा करती हैं, औरतों को इकट्ठा करती हैं। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक ओल्ड ड्रम भी उन्हें मिल जाता है और वो गाती बजाती हैं। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डायलापिडेटेड ड्रम, घंटों तक वो ड्रम को बजाती रहती हैं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जैसे वॉरियर्स योद्धा जीत के घर वापस आता है और उनको उतना ही वेलकम किया जाता है गर्म जोशी के साथ, उनके घर वापसी को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही राइटर के घर वापस आने को वो सेलिब्रेट करती हैं। इट शोज़ कि वो कितना ज़्यादा बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन रखती हैं अपने पोते के साथ, कितना ज़्यादा लव करती हैं उसे। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू ए वर्ड ओवर स्टैंडिंग, वो फैमिली मेम्बर्स उनको मना भी करते हैं कि प्लीज़ ग्रैंड माँ आप वो ओवर स्टेन हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी, प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा मत ऐसा करिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो उस दिन प्रे करना भी भूल जाती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, और ओवर स्टेनिंग की वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग में वो बीमार हो जाती हैं। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि नथिंग टू वरी, ये माइल्ड फीवर है, जल्दी चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंड मदर तो कुछ अलग ही सोचती हैं। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो बता देती हैं, उन्हें एहसास हो चुका होता है, एहसास हो जाता है कि हर एंड वॉज नियर, अब वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती है, उनका अंतिम समय आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray,
शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और वो कहती हैं कि लास्ट टाइम में मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया था, अब हम बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वी प्रोटेस्टेड, फैमिली मेम्बर्स उनको मना भी करते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती हैं। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और चुपचाप वो बेड पे गिर जाती हैं एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपना प्रेयर शुरू कर देती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और कुछ अनहोनी बाकी रेस्ट फैमिली मेम्बर्स को कुछ पता हो उसके पहले ही क्या होता है, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ मूव करना बंद हो जाते हैं। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके हाथों से वो माला गिर जाता है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांति का चादर उनके चेहरे पे फैल जाता है। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और सबको पता हो जाता है कि शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड, कि वो अब नहीं रही, अब वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, बेड से उनको उतारा जाता है। एंड एज इज़ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटाया जाता है। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और जो लाल कपड़े हम चढ़ाते हैं उसको उड़ा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है उनके बॉडी को। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटों तक रोने चिल्लाने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, फिर उनके फ्यूनरल के लिए तैयारी करने के लिए वो चले जाते हैं लोग, सारे लोग। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम में वो बांस का जो बना होता है सीढ़ीनुमा स्ट्रेचर, जिस पे डेड बॉडी को लेके शमशान तक जाता है लोग फॉर क्रीमेशन, फॉर लास्ट राइट्स, वो आता है। द सन वॉज गेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके रूम में बिल्कुल गोल्डन लाइट और बरामदे में भी आ रहा होता है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में वो आधे रास्ते ही रुक जाते हैं लोग। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, और इसलिए वो रुक जाते हैं क्योंकि रूम से लेके वरांदा तक हजारों स्पैरोज वहाँ पे आ गई हैं। शायद उनको पता हो गया होगा कि अब वो उनकी ग्रैंड मदर नहीं रही, जो रोज़ ही उनको उतने प्यार से और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती थी। As perhaps they had come to pay their tribute to their grandmother. There was no chirping, और आज कोई चर्पिंग नहीं था, कोई नॉइज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, सब के सब बिल्कुल चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो श्रद्धांजलि देने आए हों। सब शांत, सब दुखी दिख रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और सबको बुरा लग रहा था कि आज तो ग्रैंड मदर है नहीं, उनको खाना कौन खिलाएगा। लेकिन जो राइटर की मम्मी हैं वो रोटी लाती हैं। सी ब्रोक ईट इनटू लिटिल क्रम्स, और जैसा ग्रैंड मदर छोटे छोटे टुकड़े बनाती थीं वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े बनाती हैं। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रीव इट टू देम, और स्पैरोज़ की तरफ डाल देती हैं। द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उस दिन स्पैरोज़ ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई ध्यान नहीं दिया उनके रोटी के टुकड़ों पे। When we carried my grandmother's corpse off
और जब डेड बॉडी को वहाँ से उठा लिया गया, दे फ्ली अवे क्वाइटली, चुपके से सारी स्पैरोज उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्विप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट मॉर्निंग को स्वीपर आता है और उन सारे ब्रेड क्रम्स को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। तो टू सम अप हम कह सकते हैं कि जो लव एंड केयर है, अफेक्शन एंड काइंडनेस है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग को ही नहीं बल्कि इसको हर जीव को पसंद होता है, हर जीव को अच्छा लगता है। और ग्रैंड मदर जैसा व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है, और इसलिए कहता है राइटर कि दो शी इज़ नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। भले ही शी हैज़ लॉस्ट हर यूथफुल डेज बट स्टिल शी इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज हर लव, केयर, अफेक्शन एंड काइंडनेस इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुंदर व्यक्तित्व बनाता है। थैंक यू।